So hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our history class जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनियलिज्म। और आज अपने इस चैप्टर का फोर्थ वीडियो है और फोर्थ टॉपिक जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है उसको आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। ठीक है, तो पूरी तरीके से कंसंट्रेट हो जाइए और जो भी पढ़ाएं आज समझिए उसे, और जो भी दिक्कत होती है शाम को पूछ लीजिए, जिससे अपना ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाए, हमारी एंड से भी और तुम्हारे एंड से भी। चलते हैं, आज हमें क्या क्या पढ़ना है उसे देख लेते हैं। तो ये रहा अपना चैप्टर जिसका नाम है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनियलिज्म। ठीक है, तो इसमें आज हमें फोर्थ टॉपिक देखना है। और फोर्थ टॉपिक कौन कौन सा है? फोर्थ टॉपिक है हमारा फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा। फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा, जिसमें हमको देखना है द वुड कटर्स ऑफ जावा। मतलब जावा एक रीजन टाइप का है, ठीक है, एरिया है जहां पर लोग रहते हैं। वहां पे वुड कटर्स, वुड को काटने वाले जो लोग हैं वो कैसे हैं, क्या उनका रहन सहन है, क्या जिंदगी है उनकी, पढ़ेंगे। डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, सामिन्स चैलेंज। सामिन हमको लग रहा है कोई लड़के का नाम है, ठीक है, किसी पर्सन का नाम है, उसका क्या चैलेंज हुआ। वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन, और लास्ट है न्यू डेवलपमेंट्स इन फॉरेस्ट्री। तो आज हमको ये 5 सब टॉपिक्स अपने इस लास्ट मेन टॉपिक में देखना है। ठीक है, तो पूरी तरीके से कंसंट्रेट होकर के आप चलते हैं हम लोग अपनी एनसीईआरटी की तरफ। ये है अपना टॉपिक फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा। लाइन बाय लाइन चलेंगे, कोई भी लाइन छोड़नी नहीं हमें, सब की सब लाइन हमें समझनी है। जावा इज नाउ फेमस एज अ राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड इन इंडोनेशिया। तो पहली इंफॉर्मेशन यहां से क्या पता चल रही है कि जावा क्या है, एक आइलैंड है। आइलैंड मतलब चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और ये कहां पर मिलेगा, तो इंडोनेशिया कंट्री में। तो जावा जो है वो एक आइलैंड है और इंडोनेशिया कंट्री में है, और ये इस समय राइस प्रोड्यूस करता है, राइस प्रोड्यूसर्स के नाम से जाना जाता है। बट वंस अपॉन अ टाइम इट वॉज कवर्ड मोस्टली विद फॉरेस्ट। लेकिन एक ऐसा भी समय था जब ये आइलैंड पूरी तरीके से फॉरेस्ट से घिरा हुआ था। द कोलोनियल पावर इन इंडोनेशिया वर द डच, and as we will see there were many similarities in the laws for forest control in Indonesia and India। तो जो कॉलोनियल पावर थी, कॉलोनियल पावर अपने यहाँ तो ब्रिटिशर्स थे, लेकिन यहाँ पर डच थे। ठीक है, और डच क्या कर रहे थे, जिस तरीके से हमारे यहाँ फॉरेस्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे थे, वहाँ के विलेजर्स, वहाँ के फॉरेस्टर्स एक वहाँ का कटिंग नहीं कर सकते हैं, उन पर कई तरीके से रूल्स रेगुलेशन लगाए गए थे। उसी तरीके से यहाँ पर डच ने फॉरेस्ट को कंट्रोल किया था इंडोनेशिया के इस जावा आइलैंड को। जावा इन इंडोनेशिया इज वेयर द डच स्टार्टेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जावा एक ऐसा एरिया है जहां पर डच ने फॉरेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम शुरू किया था कि फॉरेस्ट का मैनेजमेंट वो देखेंगे, वहां के विलेजर्स या फॉरेस्टर्स नहीं। लाइक द ब्रिटिश, दे वांटेड टिम्बर फ्रॉम जावा टू बिल्ड शिप्स। In 1600, the population of Java was an estimated 3.4 million. There were many villages in the fertile plains, but there were also many communities living in the mountains and practicing shifting cultivation. कह रहे हैं जिस तरीके से ब्रिटिश हमारे यहाँ फॉरेस्ट को मैनेज इसलिए करना चाहते थे अपनी शिप्स को बिल्ड करने के लिए, अपनी रेलवे की लाइन जो होती है उसमें स्लीपर्स यूज करने के लिए कर रहे थे, उसी तरीके से डच वाले भी जावा में टिम्बर ले रहे थे अपनी शिप्स को बिल्ड करने के लिए। कह रहे 1600 की जो बात कर रहे हैं, 1600 में जावा की जो पॉपुलेशन थी 3.4 मिलियन थी, और बहुत सारे लोग विलेजेस में रहते थे, वहां फर्टाइल प्लेन्स थी। लेकिन कुछ ऐसी कम्युनिटी भी थी जो कि पहाड़ों पर रहती थी, और पहाड़ों पर रह करके कैसी कल्टीवेशन करती थी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन कई बार तुमको समझा चुके हैं, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही होगा कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन आखिर होता क्या है। तो इस तरीके से जावा की लाइफ थी, और इस समय जावा किसके नाम से जाना जाता है, तो राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड के नाम से जाना जाता है। वहां पे राइस अच्छा खासा होता है।
ठीक है। द वुड कटर्स ऑफ जावा। अब हम देखेंगे कि ये जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट डच लोगों ने किया है उससे वहां के वुड कटर्स पर क्या प्रभाव पड़ा। द कलंगाज ऑफ जावा वर अ कम्युनिटी ऑफ स्किल्ड फॉरेस्ट कटर्स एंड शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। ठीक है, कलंग्स जान लो एक कम्युनिटी है। जो कलंग्स है ये क्या है, एक कम्युनिटी है जो कि स्किल्ड फॉरेस्ट कटर्स हैं, मतलब इनके पास स्किल है। जैसे सभी पर्सन के पास कुछ ना कुछ स्किल होती है, कुछ उसका विशेष गुण होता है, उसकी वजह से वो अपना कमाता धमाता और प्रसिद्धि पाता है, लोगों के बीच में फेमस होता है। उसी तरीके से जो कलंग्स कम्युनिटी थी ये फॉरेस्ट को कट करना बहुत अच्छे से जानते थे, फॉरेस्ट को, वहां के पेड़ों को कट करना बहुत अच्छे से जानते थे और शिफ्टिंग कल्टीवेटर में तो महारथी थे। They were so valuable that in 1755, when the Mataram kingdom of Java split, the 6,000 Kalang families were equally divided between the two kingdoms. कह रहे हैं ये लोग इतना स्किल्ड थे कि माताराम किंगडम में रहते थे और माताराम किंगडम का 1755 विभाजन हो गया, दो हिस्सों में बढ़ गया, तो 6,000 कलंग फैमिलीज को 3,000 में बांट दिया गया। क्योंकि ये इतने स्किल्ड थे, कोई इनको छोड़ना नहीं चाहता था कि पूरे के पूरे दूसरे के पाले में चले जाएं, ऐसा नहीं चाहते थे। 3,000 करके डिवाइड हुआ, इतने ये वैल्यूएबल थे, समझ लो। Without their expertise, it would have been difficult to harvest teak and for the kings to build their palaces. बिना इनकी एक्सपर्टीज के, बिना इनकी सहायता के कोई अपना किंगडम नहीं बना सकता था। टीक का हार्वेस्ट नहीं कर सकता, टीक जो प्लांट होता है, पेड़ होता है, उसका हार्वेस्ट इनकी विदाउट एक्सपर्टीज के कोई नहीं कर सकता है, तो इसलिए ये इतने वैल्यूएबल थे। When the Dutch began to gain control over the forest in the 18th century, they tried to make the Kalangs work under them. In 1770, the Kalangs resisted by attacking a Dutch fort at Joanna, but the uprising was suppressed. कह रहे हैं कि जब डच इन पर फॉरेस्ट को कंट्रोल करने आए 18th सेंचुरी में, तो इनको देखे, कलंग्स को देखे, अरे बहुत ही अच्छे कारीगर हैं ये, तो इतना अच्छा किंगडम बनाते हैं, इतने अच्छे से कट करते हैं, तो सोचे कि ऐसा करते हैं, इनको बहला फुसलाकर अपने पास कर लेते हैं, अपने अंडर कर लेते हैं। लेकिन 1770 में कलंग ने रजिस्ट कर दिया कि हम आपका कहना नहीं मानेंगे और इन पर अटैक करना शुरू कर दिया। डच फोर्ट जोआना में इनका डच फोर्ट था, डच का किला था, उस पर अटैक किया, बट द अपराइजिंग वाज सप्रेस्ड। लेकिन वो ज्यादा शक्तिशाली थे, इस वजह से कलंग्स को क्या कर दिया गया, सप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया। तो इस तरीके से कहानी थी वुड कटर्स ऑफ जावा की, कि कलंग हैं ये बहुत ही एक्सपर्टीज कारीगर हैं, बहुत ही तगड़े कारीगर हैं वुड कटर्स में और शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने में। जब डच ने यहाँ पर 18th सेंचुरी में आए तो इनको देख करके कलंग जो हैं, कलंग को देख करके ये बहुत आश्चर्यचकित हुए और सोचे इनको अपनी टीम में हम कर लें। लेकिन टीम में होने से कलंग को समझ में आया कि इस तरीके से तो क्या होगा, हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, आइलैंड बर्बाद हो जाएगा, तो ऐसा करें कि इनके ऊपर अटैक करना शुरू किए। जोआना में इनका फोर्ट है, लेकिन ये तादाद में कम थे, उनके पास अच्छे हथियार थे, इस वजह से इनको सप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया, बोलने नहीं दिया गया, अटैक इनकी तरफ से नहीं हो पाया। अगला सब टॉपिक जो हमारा है डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। एक ब्रिटिशर्स की साइंटिफिक फॉरेस्ट्री थी जो इंडिया में लाए थे, वो कितना साइंटिफिक था हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब देखते हैं डच क्या कह रहे हैं, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री ये कैसा कर रहे हैं, देखते हैं। In the 19th century, when it became important to control territory and not just people, the Dutch enacted forest laws in Java, restricting villagers' access to forest. 19th century में ये important हो गया डच के लिए कि सिर्फ और सिर्फ हम टेरिटरी को कंट्रोल ना करें, तो इम्पोर्टेंट टू कंट्रोल टेरिटरी एंड नॉट जस्ट पीपल, मतलब कि सिर्फ हम वहां के पीपल को कंट्रोल कर रहे थे, फॉरेस्ट पर रूल वगैरह लगा करके, यहाँ पर सैंक्शन वगैरह लगा करके कि फॉरेस्ट में कोई नहीं जाएगा, तो फॉरेस्ट को कंट्रोल कर रहे थे, तो पीपल को कंट्रोल कर रहे थे, मान लीजिए पीपल को, वहां के पीपल कंट्रोल कर रहे थे, कलम्स को अपनी टीम में कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा उनके बीच में चल रहा था। लेकिन इनके समझ में आया कि हमको सिर्फ और सिर्फ पीपल को नहीं कंट्रोल में करना है, हमको टेरिटरी भी कंट्रोल में लेनी है, यहाँ की जो सीमाएं हैं, बाउंड्रीज है, इसको अपने अंडर लेना है, ठीक है। Not just people, the Dutch enacted forest laws in Java. इस वजह से forest laws
जावा में लाया गया और विलेजर्स को फॉरेस्ट में रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि आप फॉरेस्ट में एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। इन द 19th century when it became important to control territory and not just people, the Dutch enacted forest laws in Java restricting villagers access to forest। ठीक है, तो फॉरेस्ट में घुसने से मना कर दिया गया। नाउ वुड कुड ओनली बी कट फॉर स्पेसिफाइड पर्पसेस लाइक मेकिंग रिवर बोट्स और कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस एंड ओनली फ्रॉम स्पेसिफिक फॉरेस्ट अंडर क्लोज सुपरविजन। तो अब यहाँ पर बहुत रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई सभी को, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी आपका यहाँ पर्पस कोई भी कार्यक्रम है आप जाकर लकड़ी काट लिए, ऐसा नहीं है। स्पेसिफिक पर्पस के लिए लकड़ी काटी जाती थी और सभी फॉरेस्ट से नहीं, एक विशेष फॉरेस्ट से, वो भी सुपरविजन में रहता था डच के। विलेजर्स वर पनिश्ड फॉर ग्रेजिंग कैटल इन यंग स्टैंड्स, transporting wood without a permit or traveling on forest road with horse carts और कैटल। तो वहां के विलेजर्स को पनिश किया जाता था किन किन कारणों से? यदि वो कैटल को ग्रेस कराते थे, यदि वो पालतू जानवर को अपने लेके जाते थे और वहां के यंग स्टैंड मतलब नए नए जो पौधे लगाए गए हैं जो बाद में चल के बड़े बड़े पेड़ बनेंगे, यदि उनको चर लेते थे ये कैटल्स तो उनको पनिशमेंट मिलती थी उन विलेजर्स को। और ट्रांसपोर्टिंग वुड विदाउट अ परमिट, मतलब पेड़ को कट करके ट्रांसपोर्ट कर दें, यहां से वहां दूसरी जगह भेज दें विदाउट परमिशन ऑफ डच, तो उनको पनिशमेंट मिलता था। ठीक है, और फॉरेस्ट में यदि हॉर्स कार्ट या फिर कैटल से लोग ट्रैवल करते थे, उस पर बैठ करके ट्रैवल करते थे, तब भी इनको पनिशमेंट मिलती थी। किसी भी तरीके से फॉरेस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाने दे रहे थे ये डच। लेकिन ध्यान रखना, डच नुकसान नहीं पहुंचाने दे रहे हैं किसको? वहां के जो ये जावा आइलैंड के रहने वाले लोग हैं, लेकिन खुद नुकसान करेंगे, अपने यूज के लिए उनका शोषण करेंगे, अपने यूज करने के लिए वहां का हार्वेस्टिंग करेंगे, लेकिन वहां के पर्सन को करने नहीं देंगे। ठीक है, देखने में तो लग रहा है कि डच वाले बहुत अच्छा कर रहे हैं, पेड़ को नहीं काटने दे रहे हैं, वहां पर किसी को चरने नहीं दे रहे हैं, लेकिन असल बात कुछ और रहती है। असल बात यह है कि वो अपने यूज के लिए पेड़ को बचाना चाहते हैं कि हम इनको हार्वेस्ट करके अपनी कंट्री को डेवलप बनाएं, इस कंट्री को कंगाल कर दें। ठीक है, तो ये उनकी सोच रहती है। As in India, the need to manage forest for shipbuilding and railways led to the introduction of a forest service। ठीक है, इंडिया में कह रहे हैं कि जिस तरीके से फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए, वहां की शिप बिल्डिंग और रेलवेज बनाने के रेलवे लाइंस में स्लीपर्स लगाने के लिए वहां पे फॉरेस्ट सर्विस का इंट्रोडक्शन हुआ था। मतलब लोगों को रोजगार वगैरह मिला था ना कि आप ये फॉरेस्ट क्या करिए, मतलब फॉरेस्ट को कट करके आइए, अपने यूज के लिए नहीं, और स्लीपर्स वगैरह में लगाने का योगदान दीजिए। इन 1882 2,80,000 स्लीपर्स वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम जावा अलोन। ठीक है, 1882 में 2,80,000 जावा से ट्रांसपोर्ट किए गए। However, all this required labor to cut the trees. However, all this required labor to cut the trees, transport the logs, and prepare the sleepers. The Dutch first imposed rents on land being cultivated in the forest and then exempted some villages from these rents if they worked collectively to provide free labor and buffaloes for cutting and transporting timber. This was known as क्या लिखा यार, ब्लैंडोंग डाइंस्टेन, देखो ऐसे पढ़वाता था, ब्लैंडोंग डाइंस्टेन सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम है ब्लैंडोंग डाइंस्टेन? तो ये कह रहे हैं कि 1882 में जब 2,80,000 स्लीपर्स एक्सपोर्ट किए गए जावा से अकेले, तो इतनी भारी मात्रा में जब स्लीपर्स एक्सपोर्ट होता है तो इसके लिए काफी ह्यूमन लेबर लगती है। ह्यूमन लेबर मतलब मजदूरी लगती है, काफी वर्कर्स को बुलाया था। तो वर्कर्स कहाँ मिलेंगे? तो वर्कर्स यहीं जावा से मिलेंगे। तो क्या किया गया, इन्हीं जावा के वर्कर्स की जो लैंड थी उस पर क्या लगा दिया गया, टैक्स लगा दिया गया, इंपोज कर दिया गया रेंट, कि आप जहां पे रह रहे हैं, आपका खेत जहां पे है उसका आपको किराया देना पड़ेगा। भाई साहब है उन्हीं का, है वहीं के विलेजर्स का, लेकिन उनसे ये डच क्या कह रहे हैं कि इसका किराया देना पड़ेगा। और यदि किराया नहीं देना चाहते हो तो पूरी फैमिली के साथ सुबह पहुंच जाओ और इतने सारे काम करो। ठीक है, अब चॉइस आपकी है, या तो रेंट दीजिए जिस पे आप रह रहे हैं, ठीक है,
या तो उसका रेंट दीजिए या तो पूरी फैमिली के साथ आइए और वहां पर काम करिए और अपने बुफैलो को भी ले आइएगा। जो आपके कैटल्स हैं वो क्या करेंगे, इन लॉग्स को जो भी यहाँ पे कट होकर के जा रहे हैं इसको ट्रांसपोर्ट करने का प्रयास करेंगे, वरना पैसा देने के लिए तैयार रहिए। तो ये जो सिस्टम था जिसमें उन्हीं की लैंड पर टैक्स लगा करके ये कहा जाता था हम आपको टैक्स से मुक्त कर देंगे अगर आप हमारे लिए काम करेंगे, इसी सिस्टम को कहते हैं ब्लैंडोंगडेंस्टन। ठीक है, तो बड़ा ही गजब का सिस्टम था। लेटर इंस्टेड ऑफ रेंट एग्जम्पशन फॉरेस्ट विलेजर्स वर गिवन स्मॉल वेजेस बट देयर राइट टू कल्टीवेट फॉरेस्ट लैंड वाज रेस्ट्रिक्टेड। तो ये जो रेंट एग्जम्पशन, यदि किसी और को रेंट में वो कुछ छूट चाहिए थी तो फॉरेस्ट विलेजर्स को क्या दिया जाता था, कुछ स्मॉल वर गिवन स्मॉल वेजेस, मतलब कि रेंट की जगह पर उनको कुछ स्मॉल वेजेस दिया जाता था। बट दियर राइट टू कल्टीवेट फॉरेस्ट लैंड वाज रेस्ट्रिक्टेड, लेकिन उनका जो राइट था कि उस लैंड पर कल्टीवेट कर पाए फॉरेस्ट लैंड पे, वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। तो बहुत ही ज्यादती की गई भाई, उन्हीं के लैंड पर रूल लगाया जा रहा है कि आप अपनी लैंड पर कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा काफी हुआ। आगे चलते हैं, अपना तीसरा टॉपिक जो आज का है सामिन से चैलेंज। अब सामिन का क्या चैलेंज था इस टॉपिक में देखते हैं। अराउंड 1890 सुरोनटिको सामिन ऑफ रैंडू ब्लैटुंग विलेज, a teak forest village, began questioning state ownership of the forest. He argued that the state had not created the wind, water, earth and wood, so it could not own it. यहाँ पर एक सामिन आते हैं, सामिन क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं उस डच सरकार से कि आपने ना विंड बनाई है, ना वाटर बनाया है, ना अर्थ बनाया है, तो आप इसको ओन कैसे कर सकते हैं। एक क्वेश्चन उठाया कि भाई साहब आप उसी को ओन कर सकते हैं जो आपने क्रिएट किया, जो आपने क्रिएट नहीं किया उसको आप कैसे ओन कर सकते हैं, उसके मालिक कैसे बन सकते हैं। Soon a widespread movement developed amongst those who helped organize it were Samin's sons-in-law. तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, ये जो क्वेश्चन किया गया तो इस विचार से लोग प्रभावित काफी हुए। तो वहां के जो लोग रहने वाले थे वो सब के सब सामिन के साथ जुड़ गए। By 1907, 3,000 families were following his ideas. Some of the Saminists protested by lying down on their land when the Dutch came to survey it, while others refused to pay taxes or fines to perform labor. तो यहाँ पर भी एक रिवॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी जिस तरीके से वहां पर बिरसा मुंडा लोगों ने रिवॉल्यूशन किया था, रिबेलियन ऑफ बस्तर में, ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सामिन हैं, इनके विचारों से लोग प्रभावित हुए और लगभग 3,000 फैमिलीज इनको फॉलो करने लगी, इनके आइडियाज को फॉलो करने लगी। और जब भी डच सर्वे करने आते थे कि हमें कहाँ का ट्री कट करना है, कहाँ के ट्री अच्छे हैं, तो ये लोग अपने लैंड पर लेट जाते थे और वहां से जाने नहीं देते थे डच को। ठीक है, और कुछ डच जो थे वो थोड़ा सा अब हिम्मत वाले हो गए थे, वो टैक्स देने से मना कर दिए कि हम कोई टैक्स नहीं देंगे, कोई भी लेबर वाला काम नहीं करेंगे। तो इस तरीके से सामिन का काम चल रहा है। आगे 4.4 और कुछ नहीं दिया है इसमें, एक मिनट। ठीक है, अगला है वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन, अपना फोर्थ टॉपिक। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैड अ मेजर इंपैक्ट ऑन फॉरेस्ट। समझ में आ रहा है सब कुछ। इसमें कह रहे हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, इसमें फॉरेस्ट पर काफी इफेक्ट पड़ा। इन इंडिया वर्किंग प्लान्स वर अबेंडन एट दिस टाइम एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कट ट्रीज फ्रीली टू मीट ब्रिटिश वॉर नीड्स। इस समय जो इंडिया में जो भी ब्रिटिशर्स ने रूल वगैरह लगाए थे वो सब बंद कर दिए गए और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फ्रीली ट्रीज को कट किया। ठीक है, फ्रीली ट्रीज को कट किया अपने जो भी नीड को फुलफिल करने के लिए। उस समय ब्रिटिश को जो भी नीड थी। इन जावा जस्ट बिफोर द जापानीज ऑक्युपाइड द रीजन द डच फॉलोड अ स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी। अब जापान पे क्या हो रहा था, डच ने क्या किया था, डच ने वहां पे अपना वो जमाया था, लेकिन वहां जापानीज पावर एंटर कर रही थी।
तो जापानीज पावर जैसे इंटर की, डच ने फॉलो क्या किया, स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी। ये स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी क्या होती है, देखो, डिस्ट्रॉइंग सॉमिल्स एंड बर्निंग ह्यूज पाइल्स ऑफ जाइंट टीक लॉक्स सो दैट दे वुड नॉट फॉल इनटू जापानीज हैंड। इन्होंने क्या किया, वहां की सॉमिल्स क्या होता है कि एक ऐसी मिल होती है जैसे राइस मिल होती है, ठीक है, और उसमें क्या होता है कि ये जो बड़े बड़े हमारे लॉक्स जाते हैं, बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े, बड़े बड़े लकड़ी पेड़ जाते हैं, वो क्या होते हैं, उसको कट कर देता है शेप में, ठीक है, जिसको चीर घर भी कहते हैं शायद, हाँ चीर घर कहते हैं, जहां पर इन लकड़ियों को शेप में स्ट्रक्चर दे देते हैं। तो इस तरीके से सॉमिल्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रक्ट कर दिए लोग, डिस्ट्रॉय कर दिए डच लोग, और जो बड़े बड़े लंबे लंबे टीक के लॉक्स थे उनको जला दिए कि ये किसी भी तरीके से जापान के अंदर ना आने पाए, जापान इसका यूज ना करने पाए। The Japanese then exploited the forest recklessly for their own war industries, forcing forest villagers to cut down forest. ठीक है, तो जापान ने क्या किया, जापान ये सब देख करके फॉरेस्ट को रेकलेसली, बिना किसी दया माया के तोड़ने फोड़ने लगे, और सभी फॉरेस्ट क्या करने लगे, कट करने लगे, और वहां के विलेजर्स से भी क्या लिए, फोर्स किए कि आपको काम करना ही करना है। Many villagers use this opportunity to expand cultivation in the forest. तो इसको वहां के विलेजर्स ने काफी पसंद किया, विलेजर्स ने फोर्सली तो कट किया, लेकिन इसको एक अवसर के रूप में, अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया कि जहां जहां पेड़ को कट कर रहे थे वो लैंड अपनी तरफ ले रहे थे कि वो लैंड हमारी हो गई, और उसको कल्टीवेशन में ले रहे थे। कल्टीवेशन मीन समझ रहे हो, वहां पर फसल बोने लगे लोग फसल के लिए। After the war, it was difficult for the Indonesian Forest Service to get this land back. अब वहाँ की जो इंडोनेशियन फॉरेस्ट सर्विस थी, जो ये डच वगैरह लगाए थे, अब वापस इनको लैंड मिल जाए, ये बड़ा मुश्किल काम हो गया। ठीक है, समझ रहे हो ना, मतलब कि डच ने क्या किया, वहाँ के सभी पेड़ों को जो इन्होंने लगाया था, जो लंबे लंबे लॉग्स वगैरह थे, उनको जलाना शुरू किया और सॉ मिल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इससे क्या हुआ, जब तक जापानीज पावर वहां पहुंच गई, और जापानीज पावर ने तुरंत वहां के विलेजर्स को कहा कि जितने भी पेड़ हैं इनको कट करके हमें दीजिए। ठीक है, तो वो कट तो कर रहे थे, फोर्सली कट कर रहे थे, मन नहीं था तब भी कट कर रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में एक सोल्यूशन आया, एक विचार आया कि ठीक है हम कट कर दे रहे हैं, और ये जितनी लैंड थी जो अभी तक डच हमसे ऑक्युपाई करे थे, इसको हम अपने अंडर ले लेते हैं, इस पर कल्टीवेशन अब हम करेंगे। और जब जापान चले गए तो इंडोनेशियन जो फॉरेस्ट सर्विस थी, जो डच ने लगाई थी, अब उनके लिए काफी मुश्किल हो गया कि वापस से अब इन लोगों से हम लैंड वापस लें। As in India, people's need for agricultural land has brought them into conflict with the forest department's desire to control the land and exclude people from it. कह रहे हैं जिस तरीके से इंडिया में हुआ, उसी तरीके से कुछ हमारे डच में भी हुआ कि वापस लैंड को वापस लेने में वो डिपार्टमेंट, वो जो फॉरेस्ट सर्विस रही, वो नाकाम रही, वो वापस नहीं ले सकी। तो इस तरीके से हमारा हो गया 4.5 न्यू डेवलपमेंट्स इन फॉरेस्ट्री। अब फॉरेस्ट में कौन कौन से नए डेवलपमेंट हुए, इस टॉपिक में हमें देखना है, और ये टॉपिक हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है। तो बहुत ध्यान से देखिए, इसको समझिए कि फॉरेस्ट्री में कौन कौन से नए डेवलपमेंट किए गए। Since the 1980s, government across Asia and Africa have begun to see that scientific forestry and the policy of keeping forest communities away from forest has resulted in many conflicts. कह रहे 1980s से एशिया और अफ्रीका की गवर्नमेंट ने ये देख लिया कि अगर हम फॉरेस्ट पर कुछ पॉलिसी लाना चाह रहे हैं तो वहां के जो फॉरेस्टर्स हैं, विलेजर्स हैं, उनको उस पॉलिसी में इंक्लूड करना पड़ेगा। ये नहीं कि उनको एक्सक्लूड कर दें, उनको एग्जेम्प्ट कर दें कि आपको यहां नहीं घुसना है, आपको ये काम नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो जितने कॉन्फ्लिक्ट हुए जावा में और हमारे इंडिया में, ये ऐसे होते रहेंगे। ठीक है, तो ये चीजें वहां के फॉरेस्ट सर्विस मैनेजमेंट को ये सब समझ में आ गई कि यदि हमको साइंटिफिक फॉरेस्ट्री करनी है तो वहां के लोगों को अपने साथ लेना पड़ेगा, वरना कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा, फिर रिबेलियन होगा, फिर हम कहीं के रहेंगे। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रेदर देन कलेक्टिंग टिम्बर हैज बिकम अ मोर इंपॉर्टेंट गोल। अब मोर इंपॉर्टेंट गोल हो गया
टिम्बर को, हमको सिर्फ टिम्बर ही नहीं लेना है, फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, उसे कंजर्व करना है। अब ये इनको समझ में आ रहा है। द गवर्नमेंट हैज रिकॉग्नाइज्ड दैट इन ऑर्डर टू मीट दिस गोल द पीपल हु लिव नियर द फॉरेस्ट मस्ट बी इन्वॉल्व्ड। In many cases across India, from Mizoram to Kerala, dense forests have survived only because villages protect them in sacred groves known as Saranas, Devarkudu, Kan, Rai, etc. ये कह रहे हैं कि यदि हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना है तो वहां के लोगों को उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं इंडिया में देख रहे हैं तो मिजोरम और केरला में बहुत सारे ऐसे स्पेसीज हैं जो कि अभी भी प्रोटेक्ट हैं, अभी भी वो एग्जिस्ट करती हैं। वो क्यों? क्योंकि वहां के लोग उन स्पेसीज को, उन फॉरेस्ट को क्या करते हैं, उसको बहुत सैक्रेड वे में मानते हैं। सैक्रेड मतलब एक पवित्र रूप में मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, और जिसकी पूजा करते हैं, जिसकी हम लोग आराधना करेंगे, उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो सैक्रेड फॉर्म में इन फॉरेस्ट को देखा जाता है। इस वजह से मिजोरम और केरला में अभी भी बहुत सारे पेड़ हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं। Some villages have been patrolling their own forest, with each household taking it in turns instead of leaving it to the forest guards. कुछ विलेजेस हैं जो पेट्रोलिंग करते रहते हैं, मतलब वहां पे गश्त लगाते रहते हैं, वहां पर जाते हैं, देख रेख करते हैं अपने फॉरेस्ट की, कहीं कोई क्या ना होने पाए, आग ना लगने पाए या कुछ नुकसान ना होने पाए फॉरेस्ट से। फॉरेस्ट को मतलब सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड पे डिपेंड नहीं रहते हैं कि ये फॉरेस्ट गार्ड का काम है कि फॉरेस्ट देखेंगे। ठीक है, हम सभी का काम है, पूरी फैमिलीज का काम है, पूरे हमारे मतलब फॉरेस्ट के आसपास जो विलेजेस हैं, हर एक पर्सन का कर्तव्य है कि उस फॉरेस्ट को देख रेख करे। लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटीज एंड इन्वायरमेंटलिस्ट टुडे आर थिंकिंग ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। कह रहे हैं लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटीज या फिर जो इस समय इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जो पर्यावरणविद हैं, जो पर्यावरण के बारे में ज्यादा सोचते हैं, शुभचिंतक होते हैं, वो फॉरेस्ट मैनेजमेंट के डिफरेंट टेक्निक्स ढूंढ रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा ये लास्ट टॉपिक था, ये भी हो जाता है कंप्लीट। तो आज इसको तुम अच्छे से समझ लो और उसके बाद काम क्या करोगे। ठीक है, आज सिर्फ इसको समझो, एक्सरसाइज कल के लिए रखते हैं। तो तुम्हारा काम रहेगा कि अपने इस चैप्टर जितना ही पढ़ा है इसकी एक बार खुद से रीडिंग कर लो, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स, डिफिकल्ट सेंटेंस लग रहे हैं उसको अंडरलाइन करके शाम को पूछो। और मैथ्स में एक्सरसाइज 8.2 में जो लास्ट के 3 क्वेश्चन हैं उसको बनाने की कोशिश करो, क्योंकि तुम कल कह रहे थे कि उसके डायग्राम तुम बना दोगे, तो उसको करने की कोशिश करो। और एक्सरसाइज 8.2 के सेकंड और थर्ड नहीं आ रहा था, उसको भी आज शाम को हम समझा देंगे। उसका फिगर तुम्हें दिक्कत कर रहा है, फिगर नहीं बन रहा है, तो उसको भी हम बता देंगे। ठीक है, तो इतना काम करके शाम 7 बजे तक अपना वर्क भेज दो। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।